HCV रखा है ना आपने, तो कल देखो उसमें क्या था कि एक्चुअली यार पेंडुलम के सिमिलर ही कुछ क्वेश्चंस और हैं, तो बता देता हूँ कौन से क्वेश्चंस हैं उसमें जो आप कर सकते हो पेंडुलम के सिमिलर। HCV में अगर आप हो, है ना, अगर HCV में हो तो क्वेश्चन नंबर 39 एक है, दिखा आपको क्वेश्चन 39। आप में से कोई रीड करके बताओ तो कंफर्म हो जाएगा जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ वही है कि कोई और। Spherical ball of mass m and radius r rolls without slipping वाला। हाँ जी। A spherical ball of mass m radius r rolls without slipping on a rough concave surface of large radius capital R। 39th क्वेश्चन, सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर, HC वर्मा वाली बुक जो है सभी के पास है ये? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। है ना भाई, वैसे भी आप जेई प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वाली किताब तो बाइबल कही गई है, तो ये किताब तो रखनी ही पड़ेगी आपको। और अगर कोई ऐसा है जिसके पास ये बुक अभी भी नहीं है तो इसका मतलब भाई साहब वो मजाक कर रहे हैं। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। क्या हुआ इसके अंदर यार? 39th HCV SSM क्या हुआ इसके अंदर? क्या चीज ऑसिलेट कर रही है इसमें? स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल बॉल। हाँ, और कैसे सरफेस पर? कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव। रफ कॉनकेव। रफ तो खैर वो क्यों होगा वो बता रहा हूँ आपको, बट स्फेरिकल मतलब कुल मिलाकर के एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और वो एक कॉनकेव सरफेस के ऊपर ऑसिलेटरी मोशंस में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ये आपको HCV में भी, इरिडोम में भी, रेसनिक हॉलिडे में भी, मतलब हर एक बुक में मिलेगा ये क्वेश्चन, और एग्जाम्स में तो आता ही है। बॉल का कुछ रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में, आर। r small r और सरफेस का sir capital कैपिटल आर वेरी लार्ज लिखा है। ठीक है, वो कोई बात नहीं, कैपिटल आर सरफेस का है और स्मॉल आर इस बॉल का है, ठीक है ना। हम लोग फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, हम लोग बहुत लार्ज वाला केस नहीं करेंगे, मतलब हम ये मान के चलेंगे कि जो रेडियस है वो दोनों कंपेरेबल रेडियस है, मतलब कोई अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करेंगे अभी, और जनरल आंसर आने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं चाहूंगा तो ये कि आप डिस्कस करें, इस मतलब सोल्यूशन लेने से अच्छा है कि आप एक बार बताओ क्या करना चाहिए। मतलब एटलीस्ट हिंट कर सकते हो कि ये कर दे इसमें, है ना। छोटा एंगल कोई डिस्प्लेस कर दें उसको। या सर मुझे एक और सर सीओएम को सीओएम जो कवर कर रहा है सर्कल उसको कंसीडर करें। स्फीयर को ना? यस सर। हाँ, देखो करके बताओ क्या बनेगा आंसर, एक बार हम भी थोड़ा करके सा देखें। रुक जाइए सर। हाँ ठीक है, तब तक बाकी का डायग्राम मैं कॉपी कर रहा हूँ कि ये रेडियस हमें कैपिटल आर दे रखा है ना सरफेस का, और जो बॉल है उसका खुद का रेडियस स्मॉल आर है। जो HCV में क्वेश्चन है ना, उन्होंने थोड़ा सा इसको क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है कि इसके साइज को नेग्लेक्ट कर दिया है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर साइज नेग्लेक्ट ना भी करे तो वो प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये स्फीयर स्लाइड कर रहा है या रोल कर रहा है, आपको लैंग्वेज पढ़ने से कुछ समझ आ रहा है इसमें?
सर रोल रोल rolling करना without पड़ता है। slipping. रोल, वो भी विदाउट स्लिपिंग ना। हाँ तो अगर ये स्फीयर रोल करता हुआ जा रहा है, रोलिंग मोशन में है, और वो भी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाला केस है, तो हम ये मान लेते हैं कि इसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास जिसको कह सकते हो, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास, वो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर शिफ्ट कर गया, और वो ये सी किसका सेंटर डिनोट कर रहे हैं, तो ये सी हम डिनोट कर रहे हैं कॉन्केव सरफेस। ऑसिलेशन वाला ये सरफेस वाला, सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है। अच्छा ये इधर इतना बता दो भाई साहब कि ऑसिलेटरी मोशन इसमें स्फीयर कर रहा है या स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कर रहा है? स्फीयर का सेंटर सेंटर ऑफ ऑफ मास स्फीयर का Sphere सेंटर का ऑफ center मास। Center of of mass कर रहा है. राइट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ही ऐसा एक पॉइंट है जो एक फिक्स पाथ पर बार बार ऑसिलेट कर रहा होगा, टू एंड फ्रो मोशन ऑन ए फिक्स पाथ। यस सर तो COM ऑसिलेट कर रहा है इसका। अब आप एक काम करो कि ये मान लो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, ये एंगल कोई थीटा वगैरह मान लेते हैं, कोई भी थीटा एंगल। एट दिस पॉइंट कौन कौन सी फोर्सेस दिखाओगे यहाँ पर? यहाँ पर फोर्सेस अगर दिखानी हो सेंटर ऑफ मास पे, सर body- mg टेंशन टेंशन नॉर्मल कहाँ से आएगा भाई? टेंशन कहाँ है सर नॉर्मल सर नॉर्मल नॉर्मल है, टेंशन फ्रिक्शन और एमजी नहीं है सर। Friction भी. नॉर्मल, फ्रिक्शन और एमजी mg के कंपोनेंट्स, Yes sir. एंड इस साइड फ्रिक्शन पर mg और इस साइड पर mg। अब कंपोनेंट्स क्या होंगे मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा, लेकिन आप तब तक सोच के देखो, अगर हमने यहाँ पर थीटा एंगल लिखा हुआ है तो ये आपके Cos theta होगा. cos Yes, थीटा sir. वो और sin sin थीटा। अब वो कर रहे हो तो एनीवे देख लो, ये इसके अलावा फ्रिक्शन होगा, और ये रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन के सिमिलर नहीं हो गया यार, इट इज रोलिंग Yes, ऑन sir. इंक्लाइंड। तो फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा होगा इसमें, ऊपर की या तरफ। नीचे की ऊपर की ऊपर की तरफ। तरफ। सर की तरफ. तरफ? इंक्लाइंड प्लेन्स पर फ्रिक्शन ऊपर ही दिखाया गया है। स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक स्टैटिक Static होगा. स्टैटिक होगा, बिकॉज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग है सर। हाँ जी, इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया भी नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत काइनेटिक फ्रिक्शन में आती है। और सेंटर ऑफ मास लीनियरली एसएचएम कर रहा है या फिर एंगुलर एसएचएम कर रहा है? एंगुलर 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 एसएचएम कर रहा है। तो मुझे क्या प्रूफ करना चाहिए भाई? टॉर्क देखें या फिर वो देखें, एक्सेलरेशन के बारे में बात करें? टॉर्क टॉर्क टॉर्क। राइट, तो क्या ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास एक पेंडुलम की तरीके से, सेंटर ऑफ मास एक पेंडुलम की तरीके से इस सेंटर पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है? यस सर। यस सर। सेंटर ऑफ मास, हाँ, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास सरफेस के सेंटर के अबाउट एज अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है। अब क्वेश्चंस क्या क्या, इक्वेशंस क्या क्या बनेंगी? सेंटर ऑफ मास की अपनी कोई एक्सेलरेशन a बनेगी, उसके लिए इक्वेशन बनाओ। दादा जी कुछ बोलना चाहोगे इसमें, कुछ एडवाइस देना चाहोगे, या कर रहे हो कुछ कि नहीं? यस सर वही कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये बताओ, ये वो फिक्स पाथ है जिस फिक्स पाथ पर सेंटर ऑफ मास अपना ऑसिलेशन कर रहा होगा, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो जब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से राइट साइड पर गए होंगे, बट नेचुरल सी बात है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इधर की तरफ आया होगा। अगर ऑसिलेशन होनी, अगर ऑसिलेशन करना है तो एक्सेलरेशन इस तरफ आना चाहिए, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है जी। यस सर। अब अच्छा यहाँ दो अल्फा होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज मत करना, सुनना। दो तरीके के मोशंस कौन से हैं? एक तो ये रोल कर रहा है, इसका मतलब एक तो ये स्फीयर अपने सेंटर के अबाउट स्पिन कर रहा होगा। इसमें दो तरीके के मोशंस हैं, एक तो इसमें ये स्पिन करेगा अपने सेंटर के अबाउट, उसके लिए एक अल्फा होगा, अल्फा ऑफ स्पिनिंग।
और एक अल्फा होगा इसका सेंटर ऑफ मास इस सेंटर के अबाउट एक ऑर्बिटल मोशन में है। ये कुछ कुछ वैसा ही हो गया जैसे इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अराउंड मोशन है, अर्थ का सन के अराउंड मोशन है। अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन करने के साथ साथ किसी और का चक्कर भी लगा रहे हैं हम लोग, नहीं है सर? सेंटर ऑफ मास क्या इस सेंटर के अराउंड एक ऑर्बिट में नहीं जा रहा? भले वो कंप्लीट ऑर्बिट नहीं है। यस सर। यस सर। तो एक अल्फा ये वाला भी होगा, एक अल्फा ऑर्बिटल मोशन वाला होगा, एक एंगुलर एक्सेलरेशन होगी जिससे सेंटर ऑफ मास इस सेंटर के अबाउट अपना ऑर्बिटल मोशन कर रहा होगा, और एक अल्फा वो है जिसमें ये स्फीयर अपनी सेंटर के अबाउट स्पिन कर रहा होगा। क्लियर? यस सर। यस सर। राइट जी। तो अगर अल्फा स्पिन वाला कैलकुलेट करना है तो आप निकालोगे टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क बाय आई। बट ये टॉर्क किसके अबाउट लेंगे? स्पिन, कोई भी ऑब्जेक्ट स्पिन कौन सी एक्सिस के अबाउट कर रहा है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट। क्या इक्वेशन बन जाएगी इससे? इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कौन सा देगा फोर्स? देखो, नॉर्मल mg sin थीटा, mg cos थीटा, फ्रिक्शन, इन सब में से कौन सा फोर्स है जो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। F into स्मॉल आर। स्मॉल आर। स्मॉल आर। आर। स्मॉल r स्फीयर का रेडियस अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर। और क्या डायरेक्शन आएगी इस अल्फा की? क्या डायरेक्शन आएगी? हमने ये जो अल्फा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सर। एंटी क्लॉकवाइज। अब ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो एक और कंडीशन होगी ना, वी इक्वल अगर आर। ये बॉडी तो वो v किसका होगा यार? रोलिंग विदाउट स्लिपिंग जब दिखाते हो, कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है जब, और आप कहते हो उसका सेंटर ऑफ मास v स्पीड से आगे बढ़ रहा है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा में v किसकी वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा होता है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी। हाँ, तो इस मोमेंट पर सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जीरो सर। ना बाबू, जीरो कहाँ होगा मालिक? ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है यार, ये ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, मतलब ये स्पिन भी कर रहा होगा, तो सेंटर ऑफ मास आगे जा भी तो रहा होगा इसका। सेंटर ऑफ मास में कुछ वेलोसिटी भी होगी ना इस तरफ। यस सर। तो v सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू r ओमेगा। कौन सा r होगा इसमें? स्मॉल आर। स्मॉल आर। और ओमेगा स्पिन करने वाला। इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दें अगर, ये सर COM is equal to R alpha S। हाँ, बात ठीक है, बट ये वाला बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा a सेंटर ऑफ मास इक्वल टू r, और ये अल्फा स्पिन करने वाला। इससे निकालो जरा a सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है। अल्फा स्पिन यहाँ पर आ चुका है। 5F/2m। ठीक ठीक, यहाँ तक सही। करना खुद ही है तुम्हें, हम नहीं करेंगे आज। यस सर। हाँ, Yes, sir। करना जी, आप ही जी, लोग sir। करना। पेन पेपर चलाइए अब। आप ये फील करो, आप क्लासेस में बैठे जिस तरीके से आपको खुद ही सॉल्व करना है। अच्छा, इसके अलावा ए सेंटर ऑफ मास एक और तरीके से निकाल सकते हैं। ए सेंटर ऑफ मास हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, और अभी ज्ञान ने लिखा है 5/7 g sin थीटा। हाँ, ये वही है रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन वाला आर्टिकल। सर 5/7 एक सेकंड। नहीं, अरे अभिज्ञान क्या लिखे थे भाई? 5F/2 में तो लिखे हो। यस सर, यही है। यस सर। यस सर। हाँ, और इसके अलावा ए सेंटर ऑफ मास का निकालने का एक रास्ता हमारा न्यूटन लॉ से भी जाता है।
एक Yes. रास्ता न्यूटन लॉ से। Sin theta minus friction is ma. Right. Acceleration of center of mass can also be written as net force divided by mass. That means we can write it F minus mg sin theta divided by m. कर सकते हैं इसको? सर एक बार फिर से बता दीजिए। ये बताओ, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है, और अगर इसका मोशन इस तरफ देख रहे हो आप, अगर ये सेंटर ऑफ मास अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से मूव करके और एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जा रहा हो, center of mass starts from the equilibrium point, it moves towards the equilibrium towards the extreme point. Number 1, एक्सेलरेट करेगा या रिटार्डेट करेगा? ये अगर आप इक्विलिब्रियम से एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हो रिटार्डेट करेगा। तो फिर किधर दिखाओगे इसका एक्सेलरेशन? सेंटर ऑफ मास की पीछे एक्सेलरेशन दिखाएंगे। मोशन की डायरेक्शन में दिखाएंगे या मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट। Opposite. तो फिर बड़ा फोर्स कौन सा होना चाहिए, mg sin थीटा या फिर फ्रिक्शन? mg sin थीटा। mg sin थीटा। तो फिर एक्सेलरेशन को न्यूटन लॉ से क्या लिखे? mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन अपॉन m. लिख सकते हैं ना इसको? जी सर। और इन दोनों को कंपेयर करके ना आप पहले फ्रिक्शन की वैल्यू लाओ, कितनी आएगी? इन दोनों को कंपेयर करके वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, इन दोनों को कंपेयर करो। मतलब सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन दो तरीके से निकाल रहे हो, एक आर अल्फा वाले मेथड से और एक न्यूटन लॉ वाले मेथड से, और दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है भैया। Sir, 2/7 mg sin theta. क्या निकाला ये? क्या निकाला? Yes sir, 2/7 mg sin theta. क्या है ये? किसकी वैल्यू है? Friction. फ्रिक्शन की ना? Yes. ठीक, तो आप उस फ्रिक्शन को वापस यहाँ पुट करके और फाइनली आप ए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? आपने पहले अल्फा निकाला, 5/7 sin 5/7 theta. sin theta. Sin theta. ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपको एक बात ये समझ में आ जाएगी कि सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन आएगी, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद, अगर ये इक्वेशन सही है, अभिज्ञान जी का आंसर है 5/7। 5/7 g sin theta. जी आप लोग sin कभी ये यस सर। हाँ, 5/7 g sin थीटा, ये सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। ठीक है। और सेंटर ऑफ मास जो सरफेस का सेंटर है उसके अबाउट एक ऑर्बिट में भी है, ये ऑर्बिटल मोशन भी कर रहा है। तो अल्फा ऑर्बिट का और सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन का और ऑर्बिट की रेडियस का आपस में क्या रिलेशन बनेगा? ये ऑर्बिट कितने रेडियस का बन रहा है? सेंटर ऑफ मास कितनी रेडियस के ऑर्बिट में चल? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो फिर एक बार बताओ, अगर कोई भी पॉइंट ऑर्बिटल मोशन करे, मतलब कि एक सर्कुलर ऑर्बिट पर चल रहा हो, तो सेंटर ऑफ मास ऑन अ सर्कुलर ऑर्बिट जिसका रेडियस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और उस सेंटर ऑफ मास के पास इतनी एक्सेलरेशन, तो फिर अल्फा ऑर्बिट कैसे निकालेंगे? Sir, alpha orbit into capital R minus small r equals to a com. मतलब सर वो relation कंसेप्ट तो ये है ना कि a इक्वल टू आर अल्फा। Yes sir. यस सर। तो एक्सेलरेशन मालूम चल गया, इसको ऑर्बिट के रेडियस से डिवाइड करो, इससे आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन उस ऑर्बिट का। बोलिए। Yes sir. यस सर। ठीक है ना Yes sir. जी? बस अब यहीं से क्वेश्चन पूरा हो गया। तो अल्फा ऑर्बिट इज नाउ इक्वल टू 5/7 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर जी, और यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे कि ये स्मॉल एंगल के लिए गया होगा, तो जो साइन ऑफ थीटा देख रहे हो आप, e theta हो जाएगा। थीटा हो जाए।
अब इस आंसर में फाइनली एक माइनस साइन तो दिख नहीं रहा मेरे को, तो वो दिखेगा अगर हमने सब कुछ ध्यान से किया होता तो माइनस साइन दिखता। हाँ जी बच्चे। सर या ये भी हो सकता है कि सर थीटा एंड अल्फा की डायरेक्शंस ऑपोजिट है, इसलिए हाँ, लेकिन हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड्स कंपेयर किए हैं, इस वजह से माइनस साइन हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पर। हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड्स कंपेयर किया है क्योंकि हम पहले ही ये बोल चुके थे कि ये बॉडी रिटार्डेट हो रही है। ये लाइन हम पहले यूज कर चुके हैं कि ये ऑब्जेक्ट रिटार्डेट हो रहा है। सो माइनस साइन हमारे फॉर्मूले में अपीयर नहीं हुआ है। अब जरा रिकॉल करो, ये चीज क्या होती है, कल भी इसको डिस्कस किया गया था कि जब आप एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करते हो, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट को जब रिलेट करते हो तो यहाँ जो कांस्टेंट आता है ये क्या बनता है? ओमेगा ओमेगा ऑसिलेशन ऑसिलेशन का का स्क्वायर। स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा ऑसिलेटरी मोशन का स्क्वायर। तो ओमेगा ऑसिलेशन आ जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा ऑसिलेशन से टाइम पीरियड आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका जो टाइम पीरियड बनेगा इस क्वेश्चन में, टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई रूट ऑफ 7 टाइम्स कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 5 इंटू जी। चेक करके देख लो आप। यस सर, यही है। यस सर। लेकिन एचसीवी का आंसर ये नहीं होगा क्योंकि एचसीवी में मुझे स्मॉल आर को नेग्लेक्ट भी करना है। नहीं तो सर, उनका यही आंसर यही दिया है। सर उसमें सर, यही दिया है। हुआ है रेडियस स्फीयर का। तो अच्छी बात है, फिर तो बड़ी अच्छी बात है। तब काहे को लिखा था स्मॉल स्फीयर यार? लार्ज रेडियस लिखा था। जरूरत क्या थी उसकी लिखने की जब ऐसा कुछ काम करना ही नहीं था हमें। इंडियन सर। हाँ जी विज्ञान, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। चलो जी, समझ में आ गया ये? यस सर। आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ पर सिर्फ इतना बताना, मतलब अगर आपका लॉजिक काम करता है तो सिर्फ इतना बताना, अगर ये स्फीयर की बजाय डिस्क होता तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा होता या कम होता? सेम रेडियस का डिस्क लेते अगर इन प्लेस ऑफ स्फीयर, तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड ज्यादा होता या फिर कम होता? मुझे सिर्फ इतना बता दो। या रिंग लेते तो क्या आंसर बनता? ये तो आपने एक स्पेशल ऑब्जेक्ट स्फीयर मान के सॉल्व कर दिया। तुमको ये चीज समझ में आएगी, 7/5 जो देख रहे हो ना, इससे ये समझ जाओगे कि अगर हम डिस्क लेते तो यहाँ पर क्या फैक्टर बनते। सर यहाँ पे बनता है डिस्क लेते सर तो 3/2। हाँ, आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ये जो टर्म आ रहा है ना, ये कहाँ से 7 और 5 का फैक्टर कहाँ से आ रहा है यहाँ पर? सर ये 2/5 + 1 है। ये 7 प्लस की यस आ है। अगर ये डिस्क 1/2 + 1 हो जाता है। यहाँ डिस्क होता तो 3/2 हो जाता। 3/2। सर 3/2। रिंग होता सर फिर 3 हो जाता, 2 हो जाता। 2 हो जाता है। 2 हो जाता है। बिल्कुल। ये एक ऑप्शन हुआ, जानते हो, एक ऑप्शन और बता रहे हैं आपको। ये एक तरीका है, एक तरीका और देखो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये जो चीजें हैं ना, ये जिसका क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट है उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, बट बाकी नॉर्मल लोगों को दिक्कत हो सकती है भाई। तो एक ऑप्शन इसका और है, वो ऑप्शन ये है कि इस क्वेश्चन को आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस होता नहीं। ठीक है, सर तो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास पहले जिस पॉइंट पर था, इसको अपना रेफरेंस मानते हैं। इस पॉइंट को अपना रेफरेंस मान लो, और मुझे ये बताओ कि इस रेफरेंस से यहां पर सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर है? सेंटर से सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस हमें पता है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है ये। r cos थीटा। नहीं, यहां से यहां तक सेंटर ऑफ मास अगर थीटा एंगल से मूव कर रहा है तो ये कितनी हाइट ऊपर जा रहा है? ये हाइट
वर्क करना है इसके ऊपर। ये हाइट आएगी कैपिटल R माइनस R इंटू 1 माइनस cos थीटा। ये कई बार रिपीट किया जा चुका है चीज। सर वो L1 माइनस cos थीटा होता था, वो उसी में L की वैल्यू ही है। हाँ, तो Yes, ये आप sir. देखोगे, ये देखिएगा, ये सेंटर ऑफ मास रेफरेंस पॉइंट से इतनी हाइट h ऊपर जा रहा है, इसमें m इंटू जी और मल्टीप्लाई कर लो। ये क्या बन गया इसका? तो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, ये रोलिंग मोशन में है, ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन में है। तो दो मैं काइनेटिक एनर्जी सुनो, मैं एंगुलर स्पीड ऑर्बिटल मोशन की यूज करूंगा, तो इसकी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ इंटू मास m इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, जो कि ओमेगा ऑर्बिट मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल R माइनस स्मॉल r होगा, या नहीं होगा बताओ? होगा सर। होगा सर। तो ये ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, और एक इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। जो कि हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर हाफ I ओमेगा स्क्वायर। यहां कौन सा ओमेगा होगा? सर स्पिनिंग का। स्पिनिंग का। और वो कैसे निकाले? तो ओमेगा स्पिन वाला निकालने के लिए आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को स्मॉल r से डिवाइड करना है, यस सर। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने के लिए ओमेगा ऑर्बिट इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r और डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेशनल एनर्जी, प्लस ट्रांसलेटरी वाली फिर से लिख रहा हूं, हाफ m और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ओमेगा ऑर्बिट इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r, उसका स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे क्या आप? हाँ बिल्कुल। और mg और कैपिटल R माइनस R 1 माइनस cos थीटा is the potential energy and this total energy is constant. फिर आपने जो शीट भेजा था उसमें भी बहुत सारे सॉल्यूशन एनर्जी मेथड से किए हुए थे। हाँ, तो वही आज डिस्कस करेंगे। आज जो भेजेंगे ना, आपको ये बता रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स को आप चाहो, ये देखो अपनी डिपेंड करता है चॉइस के ऊपर। कुछ लोगों को फोर्स वाला कंसेप्ट आसान लगता है, कुछ लोगों को एनर्जी वाला कंसेप्ट आसान लगता है। जैसे एक मेथड जो पीछे अभी किया था मैंने, जिसमें टॉर्क की इक्वेशन लिखी, F इक्वल टू ma की इक्वेशन लिखी, तो कभी कभी अपनी अपनी चॉइस होती है। मतलब मेरे को पर्सनली पूछोगे तो मेरे को फोर्स मेथड ज्यादा आसान लगता है, पर्टिकुलरली यहां पर। अब क्या करेंगे ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। बट डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले। ये दोनों टर्म से सिंप्लीफाई हो जाएंगे अगर आप ध्यान से देखोगे ना। यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हो आप, यहाँ पर ना स्क्वायरिंग करनी है, तो ये जो r स्मॉल r स्क्वायर आएगा और यहाँ पर स्मॉल r स्क्वायर कैंसिल आउट कर जाएंगे। समझ पाए इसको? यस सर। यस सर। इन दोनों का जो समेशन आएगा ना, मैं करके बता रहा हूँ, इन दोनों का समेशन आएगा 7/10 m कैपिटल R माइनस R स्क्वायर इंटू ओमेगा ऑर्बिट का स्क्वायर। एक बार आप खुद क्रॉस चेक कर लेना कैसे आएगा। ये दोनों चीजें ऐड होकर कितनी आ जाएंगी? यस सर। लिख करके करो, मतलब बता रहा हूँ, तभी फायदा होगा यार। यस सर, यही आ सर यही आता यही है। आ रहा है सर। आ रहा है ना? अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो जो ओमेगा ऑर्बिट है ना, इसका स्क्वायर, ये चीज डिफरेंशिएट होगी। तो ओमेगा ऑर्बिट स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स
ओमेगा ऑर्बिट इनटू डी ओमेगा ऑर्बिट अपॉन dt इम्प्लिसिट फंक्शन के हिसाब से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है ये? यस सर। यस सर। प्लस ये वाली चीज प्लस एम जी कैपिटल आर माइनस आर, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विल बी 0, कांस्टेंट है, और माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा। डिफरेंशिएशन थीटा। माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस साइन थीटा हो जाएगा ना। हाँ सर। यस सर। यस सर। तो प्लस साइन थीटा, जिसको सिर्फ थीटा लिख दो स्मॉल एंगल के लिए, यस सर। और इनटू डी थीटा बाई dt। ध्यान देना इम्प्लिसिट फंक्शन है ये, फंक्शन थीटा का है लेकिन डिफरेंशिएशन टाइम के साथ चल रहा है। ये स्टेप समझ पा रहे हैं? यस सर। यस सर। यस और ये बताओ डी थीटा बाई dt होता क्या है? ओमेगा ऑर्बिट। ओमेगा ऑर्बिट। तो ये जो डी थीटा बाई dt है ये ओमेगा ऑर्बिट और ये ओमेगा ऑर्बिट कैंसिल कर जाएंगे कॉमन लेकर के, बिकॉज 0 है ना राइट साइड पर, राइट साइड 0 है। ये 2 से 10 कैंसिल, और डी ओमेगा ऑर्बिट बाई dt क्या बनेगा? अल्फा ऑर्बिट। ऑर्बिट। तो अल्फा ऑर्बिट इज नाउ, इसको 0 के उस तरफ लेके जाओगे तो माइनस भी आ जाएगा, m भी कैंसिल हो जाएगा, और 5 r माइनस r भी कैंसिल होगा, और एक r माइनस है 5g अपॉन 7 टाइम्स r माइनस r इंटू थीटा। एक बार देख लो। यस सर। तो वही रिलेशन आया जो पहले अभी थोड़ी देर पहले आया था, सेम रिलेशन है। अब माइनस भी आ गया, और ये चीज क्या बन जाएगी? ओमेगा ओमेगा ऑसिलेशन ओमेगा का ऑसिलेशन। ऑसिलेशन। राइट, तो सेम आंसर है। अब दो तरीके हैं। अगर आपको ये मेथड आसान लगता है, इसमें क्या करना होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाकर के एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना होगा, उसको डिफरेंशिएट करके, और आपको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन मिल जाएगा। अगर तुम्हें न्यूटन लॉ नहीं लगाना तो न्यूटन लॉ यूज करना चाहते हो तो उससे भी कर लो, नहीं करना चाहते हो एनर्जी मेथड से क्वेश्चन को करना चाहते हो तो ऐसे कर दो। दोनों तरीके बता दिए इसमें, एक फोर्स एंड टॉर्क मेथड और एक एनर्जी मेथड। दोनों में चैलेंजेस हैं, उसमें न्यूटन लॉ आना चाहिए और इसमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। चले आगे बढ़े। यस सर। यस सर। मेथड क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर। और ये जो ऑर्बिट और स्पिन का कंसेप्ट है ना, ये समझो आप, इलेक्ट्रॉन का मोशन, अर्थ का मोशन, दोनों एक जैसा ही, दोनों के सिमिलर है ये चीज, जो रिवॉल्व भी कर रहे हैं स्पिन भी कर रहे हैं। अब एक और प्रॉब्लम दिखा रहे हैं आपको, थोड़ा सा कंपेयर करके देखना कि मेथड कौन सा सही है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा कौन सा मेथड लगाओ। अब ये बुक पता नहीं आपके पास है नहीं है, तो मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ये प्रॉब्लम नंबर 54 है फ्रॉम द एरोडो बुक। चैप्टर है ऑसिलेशन एंड वेव, ऑसिलेशन एंड वेव चैप्टर। और जिनके पास ये मतलब एरोडो की नई वाली बुक है तो ये है, और अगर पुरानी बुक है किसी के पास तो उनमें ये क्वेश्चन नंबर 4.54 होगा। ओल्ड बुक में 4.54 है। ओल्ड तो बुक ये का फाइंड द फ्रीक्वेंसी वाला, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। हाँ 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 हाँ।
अब इसमें क्या है देखना, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में बुक मैंने रखी है बट आपको दिखेगा नहीं, बट यहाँ पर एक पुली अरेंज की गई है जिसका रेडियस कैपिटल आर से डिफाइन किया गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई है, पुली है, सेंटर पॉइंट पर क्लैम्प्ड है, सस्पेंडेड है, ये एक से एक तरफ स्प्रिंग लगाई है और दूसरे साइड पर कुछ मास m अटैच किया है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, ये एक तरफ मास लगा दिया, इधर स्प्रिंग। हाँ जी बच्चा। सर ये HCV में भी ऐसा प्रॉब्लम है? हाँ है, उसमें भी होगा। HCV में हाँ है। नहीं, HCV में ये प्रॉब्लम नंबर 23 है। जिनके पास HCV है वो प्रॉब्लम नंबर 23 को देखें। Yes, लेकिन उन्होंने क्या किया जानते हो? उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है। प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पुली में। नहीं, प्रॉब्लम 24 करवाया था ना आपको कल ये क्वेश्चन। करवा चुके। यस सर। हाँ, ये क्वेश्चन कल किया हम लोगों ने। HCV का 24th क्वेश्चन ही है ये, ठीक है, सही बात है। सर करा था ये। यस सर, वो m में I+I/r² का टर्म एक और जुड़ जाता था। हाँ, लेकिन आज मैं इस क्वेश्चन का तरीका बदलना चाहता हूँ। तुमको ये दिखा, मतलब आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका एनर्जी वाला कंसेप्ट स्ट्रांग है तो क्वेश्चन को उससे भी किया जा सकता है, अगर स्ट्रांग कंसेप्ट है तो। नहीं है तो भाई फिर तो सारे मेथड वीक है। देखो हम ये मास को अगर x डिस्टेंस नीचे लाते हैं, सपोज ये x डिस्टेंस नीचे आया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होगा या इंक्रीज होगा? तो डिपेंड, हाँ सर रिड्यूस होगा सर। इसी को रेफरेंस मान लो ना, डिपेंड अपनी क्या करते हैं, रेफरेंस मानो उसको, रिड्यूस होगा। क्या लिखें? पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgx। और इसमें अगर v वेलोसिटी आ जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखोगे हाफ mv²। मतलब जितने फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं वो देख लो आप। एक पोटेंशियल फॉर्म, इसका काइनेटिक फॉर्म। यस सर। पुली का भी तो काइनेटिक फॉर्म होगा, पुली का रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा²। और ओमेगा को v के कंपेयर में ला सकते हो, ओमेगा को v के फॉर्म में, ठीक। तो इसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी हो गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, पुली की काइनेटिक एनर्जी हो गई, और स्प्रिंग भी तो एलोंगेट कर जाएगी। यस सर। यस सर। में कितनी एनर्जी आएगी? हाफ kx²। बस अब आप इसको ना कांस्टेंट रख दें, राइट साइड पर कांस्टेंट, और डिफरेंशिएट कर दो इसको। तो कभी कभी क्या होता है, एनर्जी मेथड वाकई में बहुत छोटा मेथड हो जाता है। जैसे कल इस क्वेश्चन को किया था, तो आप कल का मेथड देख लेना और भी आज का देख लो। बट हाँ, ये एंश्योर जरूर करना होगा कि आपसे कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी मिस ना हुआ हो। ऐसा ना हो कि कोई एक एनर्जी छूट गई हो, आपसे रह जाए। कर दें डिफरेंशिएट इसको? यस सर। बताइए पहले टर्म का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। सर -mgv dx/dt आ जाएगा ना यहाँ पर, dx/dt। यस सर। dx/dt क्या बन जाता है वो? v प्लस mva। सुनो यहाँ पर हाफ कॉमन होगा, m नहीं, m प्लस I/r² पूरा कॉमन हो जाएगा। यस सर। इसमें भी v² आएगा, इसमें भी v² आएगा, और उस v² को जब डिफरेंशिएट करोगे 2mv इंटू dv/dt मतलब a प्लस हाफ k और x² डिफरेंशिएट होगा 2xv dx/dt v इक्वल टू 0। तो किधर कांस्टेंट है। इस मेथड में भी ना एक चेक पॉइंट है, डिफरेंशिएट करने के बाद वेलोसिटी का टर्म अगर कैंसिल आउट नहीं कर रहा तो या तो तुमने एनर्जी का एक्सप्रेशन गलत लिखा है या डिफरेंशिएशन गलत किया है। ये चेक पॉइंट है। यस सर। वेलोसिटी का टर्म अगर कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब कॉमन नहीं आ पा रहा, तो कुछ तो गलती हुई है। या तो तुमने सारी एनर्जी लिखी नहीं है,
या लिखी है तो डिफरेंशिएशन गलत किया है। ये v, ये v, ये v गए। अब आप a निकालो कितना रहा है, वैल्यू ऑफ a कितनी आ रही। सर mg माइनस kx अपॉन m प्लस i बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो a जो बनेगा वो आपका कुछ इतना बनेगा, मैं बता रहा हूँ क्या बनेगा। a की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये कुछ ऐसी आएगी, माइनस ऑफ k डिवाइडेड बाय m प्लस i अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जी। मैं वेरीफाई कर दूं। यस सर, यही बन रही। ठीक है, ये बन रहा होगा। क्या इससे SHM कंफर्म हो रहा है? क्या इससे SHM कंफर्म हो रहा है? यस सर। कैसे? Because for acceleration we must have a equal to minus of omega square x. For SHM the relation should be a equal to minus omega square x. Is it same relation? Is it a equal to minus omega square x? बोलो भाई, क्या यही sir. चीज है यहाँ पर, ये कुछ अलग, कुछ डिफरेंस है इनमें? डिफरेंस डिफरेंस है। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस सम कांस्टेंट, क्या ये चलेगा? ये भी SHM के, ये भी SHM के लिए और ये भी SHM के लिए, दोनों सही है? नो सर। नो सर। No sir. है, दोनों सही है। ये डिपेंड करता है कि आपने ये जो x है वो क्या लिया हुआ है। क्योंकि SHM के लिए जो x था वो कहाँ से मेजर होना चाहिए था? इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो क्या मैंने ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से मेजर किया है? नो सर। नो सर। तो फिर, तो अगर आप x को इक्विलिब्रियम पोजीशन से मेजर करेंगे तो ये वाला रिलेशन आएगा, और अगर x को इक्विलिब्रियम पोजीशन से मेजर नहीं करोगे तो फिर ये वाला रिलेशन आएगा। यानी अगर हमारा कुछ कांस्टेंट आ भी रहा है ना तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, देखो। समझाते हैं, देखो यार। एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स की वैल्यू दी जा रही है। देखो, समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप, बाकी आएगा कि नहीं पता नहीं। एक ऑब्जेक्ट स्प्रिंग से अटैच है और उसके ऊपर हमने एक फोर्स F लगाया, कांस्टेंट फोर्स F लगाया आपने। कांस्टेंट फोर्स F लगा दो, और स्प्रिंग अभी नॉर्मल है। तो अगर ये यहां से x डिस्टेंस आगे जाए तो क्या एक्सेलरेशन लिखोगे आप इसका? स्प्रिंग के नॉर्मल लेंथ से x डिस्टेंस आगे जा रहे हैं तो क्या एक्सेलरेशन लिखे इसका? F माइनस kx बाई m। F माइनस बाई m लिखेंगे ना? यस सर। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, माइनस ऑफ k अपॉन m इंटू एक्स प्लस f अपॉन m आएगा आंसर। यस सर। इसी टाइप की चीज आ रही कोई? यस सर। यस सर। तो हमने ये x लिया है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, और क्या ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है? क्या यहाँ पर No, फोर्सेस sir. बैलेंस, क्या No, यहाँ sir. फोर्सेस बैलेंस है? नो नो सर। तो दिस इज नॉन इक्विलिब्रियम। तो अब सर ये जो इसी हमने प्रॉब्लम में, x लिया है इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से मतलब रिड्यूस करना पड़ेगा। बिल्कुल बच्चे, ये मैं समझा रहा हूँ कि अब अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑब्टेन करूं कि ये इक्विलिब्रियम पे कब आएगा, तो कभी ना कभी तो इसका इक्विलिब्रियम आएगा ना यार। यस जब सर। जब स्प्रिंग में कुछ एलोंगेशन हो जाए ताकि ये वाला फोर्स और स्प्रिंग वाला फोर्स बैलेंस हो जाए। मान लो कि x नॉट, हम ये मानते हैं कि x नॉट एलोंगेट हो गया, x नॉट एलोंगेट होने के बाद ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गए। अब हम इक्विलिब्रियम पर आ गए। यस सर। यस सर।
तो क्या इक्वेशन बनाओगे? F इक्वल टू kx0। यस सर। यस सर। अब अगर इस इक्विलिब्रियम से भी x डिस्टेंस आगे जाए, इस इक्विलिब्रियम से अगर आप x डिस्टेंस आगे चलते हो फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो एक्सेलरेशन विल बी रिटन एज कैपिटल F माइनस k इंटू टोटल कितना स्प्रिंग एलोंगेटेड है इस समय, x0 नॉट प्लस plus x0. और डिवाइडेड बाई m। क्या इसको सिंप्लीफाई करके माइनस k बाई m इंटू x नहीं आएगा? यस सर। यस सर, यही आएगा। तो क्या मतलब हो रहा है कि अगर आप पोजीशन x को किसी नॉन इक्विलिब्रियम पॉइंट से मेजर करोगे तो एक्सेलरेशन और x के बीच लीनियर इक्वेशन होगी जिसमें कुछ कांस्टेंट भी आएगा। और अगर आप अपनी x को इक्विलिब्रियम पॉइंट से मेजर कर रहे हो तो लीनियर इक्वेशन आएगी, उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। डिफरेंस क्लियर हुआ ये चीज? मतलब यस यस सर। सिंपली ये है कि x के लिए आपने रेफरेंस क्या रखा है, क्या मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट रेफरेंस है या वो पॉइंट रेफरेंस है जहां पर बॉडी इक्विलिब्रियम पर होगी। इस पे डिपेंड करता है कि आपको एक्सेलरेशन और x के बीच में क्या रिलेशन मिलने वाला है। और मजे की बात देखो क्या है, दोनों में x का कोफिशिएंट तो एक ही आएगा ना यार, चाहे यहाँ और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x तो माइनस k बाई m यहाँ भी है, माइनस k बाई m यहाँ भी है। यस सर। और ऑसिलेटरी मोशन क्या हमारे इस बात को मानने पर डिपेंड करेगा? अगर मैं x का मेजरमेंट कहीं और से कर दूं तो क्या ये मास टू एंड फ्रो करने से मना कर देगा मुझे? नो सर। नहीं सर। ऑसिलेट तो करेगा ना, वो डाउन टू एंड फ्रो तो हो ही रहा होगा। इस बात से क्या Yes, फर्क पड़ता है कि आप x कहां से मेजर कर रहे हो, वो तो आपकी चॉइस है। ऑसिलेशन तो इस सिस्टम की फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। स्प्रिंग के साथ आप एक मास बांधोगे तो वो ऑसिलेट करना उसका राइट है, नेचर है। अब आप x कहीं से भी मेजर कर लो, इक्विलिब्रियम से मेजर करोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, नॉन इक्विलिब्रियम से मेजर करोगे तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। डिफरेंस समझ में आ गया या नहीं? अभी कोई डाउट है आप लोग को? आ गया सर। आ गया सर। आ गया? तो इसको अब बिना किसी डाउट भरी नजर से देखते हुए आप ये डिक्लेयर कर दो कि भाई ये एसएचएम होने वाला है। डिक्लेयर कर दीजिए कि ये एसएचएम है, कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस कांस्टेंट आ रहा, आने दीजिए। ये सिर्फ इसलिए आ गया क्योंकि हमने x इक्विलिब्रियम से नहीं लिया हुआ है, हमने x लिया था स्टार्टिंग पॉइंट से, इसलिए कांस्टेंट आ गया यहाँ पर। अगर हमने इसको इक्विलिब्रियम से लिया होता तो ये कांस्टेंट यहाँ नहीं आ रहा होता। और ऐसे में ये जो टर्म है क्या बन गया, ये ओमेगा ऑसिलेशन का स्क्वायर। ओमेगा ओमेगा ऑसिलेशन स्क्वायर। अब आप अपना आंसर कंपेयर कर लो कल वाली क्लास में जो आंसर आया था या फिर वैसे भी। ठीक है, बोलो। सर मतलब अगर हम लोग वहां से मेजर करेंगे इक्विलिब्रियम से भी तब भी यही आएगा ना सर, ओमेगा ऑसिलेशन का टर्म। भैया तो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो। आप लोग को देखो, एक ये मैं फिर बोला ना, सिस्टम ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड क्या हमारे और आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करेगा? नो सर। नो सर। भाई एक, हाँ आप x को कहीं से भी मेजर कर लो। मैंने क्या कहा था कि यार स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसिलेट करना नेचुरल प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इन नेचर है। वो हमारे आपके द्वारा हम और आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं ऑसिलेशन, हम उस ऑसिलेशन को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं।
यस सर। तो टाइम पीरियड तो उतना ही आएगा आपका, ओमेगा ऑसिलेशन उतना ही रहेगा। यहाँ देखो ना, x के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है -k/m यहाँ भी आ रहा है, -k/m यहाँ भी आ रहा है। इसी Yes, को तो ओमेगा ऑसिलेशन स्क्वायर कह रहे हो। यस सर। तो इसमें कहाँ फर्क है? जी सर। और अगर इसमें फर्क होता, दिमाग लगाओ ना यार, अगर इसमें फर्क होता फिर तो दो अलग-अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग-अलग टाइम पीरियड नहीं आ जाते। फिर तो क्लासिकल फिजिक्स में टाइम फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। जी सर। होता ही नहीं है। बताइए, तो मॉडर्न फिजिक्स है जहाँ पर टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक्स का मेजरमेंट कहाँ से किया हुआ है, आप कहीं से भी करोगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एक अलग चीज है, वो एक फिक्स वैल्यू है। आप चीजों को थोड़ा नॉन मैथमेटिकल एंगल से देखने की कोशिश करो। साइंस में मैथमेटिक्स का जो काम है वो चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए है, चीजों को जनरेट करने के लिए नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि जो हम मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं उससे हमारा ऑसिलेशन क्रिएट हो रहा है। अरे एक ऑसिलेशन हो रहा है, उसको आप मैथमेटिकली समझ रहे हो। ठीक है, जी सर। बाकी बच्चे बता दो भाई, बाकी लोग सन्नाटे भी क्यों? यस सर। यस क्लियर सर। है सर। गब्बर सिंह और सांभा वाले तुम लोग तो कहानी बना रहे हो। इरडोव का क्वेश्चन नंबर 56 आप कर सकते हो अभी, जो अभी हम लोगों ने HCV वाला क्वेश्चन किया था उसी के सिमिलर है। 56 सेम क्वेश्चन है, जिनके पास बुक होगी वो समझ जाएंगे ये कौन सा क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने इरडोव में प्रॉब्लम नंबर 39 किया है। HCV में 39 क्वेश्चन यस सर। और इरडोव का 56 क्वेश्चन सिमिलर है। ये दोनों आ जाएगा आपको डिफरेंस समझ में इसका। सर इसमें 3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3/2। हाँ, अब इसमें एक 45 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 इन इरडोव। सर मेरे पास पुरानी वाली है तो 4.45 ओके सर। प्रॉब्लम 4.45 मैं लिख भी दे रहा हूं क्या है। इसमें इन्होंने एक रॉड लिया हुआ है और इसके दोनों तरफ स्प्रिंग्स लगाई हुई है। एक इधर भी स्प्रिंग लगाई है और एक स्प्रिंग इस तरफ भी लगाई है सेम पॉइंट पर। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, स्प्रिंग्स को ऊपर नीचे कर लेते हैं। मेरे ख्याल से प्रणव का डाउट भी शायद यही था। यस सर। हाँ, इन्होंने ये वाली स्प्रिंग नीचे लगाई है। एरोडोव के बुक में ये क्वेश्चन में ये स्प्रिंग नीचे लगी हुई है, हमने सिर्फ उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया है, तो फर्क नहीं पड़ता कोई इससे, कंसेप्चुअल पार्ट एक ही है। तो बच्चा ये मान लेते हैं कि ये हमारा L है और ये डिस्टेंस हम कुछ h मान लेते हैं। इधर K1 कांस्टेंट की स्प्रिंग है, इधर K2 कांस्टेंट की स्प्रिंग है। मेरे ख्याल से एरोडोव में ये दोनों सेम कांस्टेंट है। और इस रॉड का ना कुछ मास वास दे रखा है सर, इसका मास और लेंथ दे रखा है। ये रॉड है सर आपके वाले क्वेश्चन में वो नीचे भी एक मास हैंग था रॉड से। हाँ, वो भी कर देंगे, जो वो उससे फर्क नहीं है। हमारा डाउट तो वो ग्रेविटी वाला है ना यार। यस सर वही। डाउट हमारा सिर्फ ये है कि ग्रेविटी को क्यों नहीं कंसीडर किया गया। बाकी सब चीजें तो देखो, वेरिएशन तो पॉसिबल है क्वेश्चन में, है ना। अभी 3 स्प्रिंग लगाओ, फिर इधर कुछ मास लगा दो, फिर कुछ कर दो, ये सब चलता रहेगा। इसमें स्मॉल एंगल से ही मूव किया इसको, ठीक है जी। स्मॉल एंगल से मूव करने पर टाइम पीरियड क्या होगा इसका, मतलब अगर एक बहुत छोटे से एंगल से इसको ऑसिलेट करें तो कितना टाइम पीरियड होगा ये। हालांकि जो इरडोव का क्वेश्चन है उसमें एक पॉइंट क्लियर नहीं है कि ये वर्टिकल प्लेन में है या हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये क्लियर नहीं है वहां पर।
जिनके बच्चे जिसके पास पुरानी बुक है उसमें कुछ है क्या क्लियर? क्योंकि जो लैंग्वेज लिखी है उसके हिसाब से तो नहीं समझ में आ रहा। इन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ अ थिन सर इसमें यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म रॉड लिखा है, वर्टिकल लिखा है इसमें, वर्टिकल रॉड। अच्छा, वर्टिकल रॉड, यूनिफॉर्म वर्टिकल रॉड, राइट। तो इसका मतलब ग्रेविटी है। चलो जी बताओ क्या करना चाहिए। अगर इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस करेंगे तो, अगर स्मॉल एंगल थीटा से डिस्प्लेस करें। सर थोड़ा टाइम लग जाएगी। हाँ जी, पहले तो ये डिसाइड करो आपको करना किससे है, फोर्स मेथड से करना है कि एनर्जी मेथड से करना है। पहले तो ये डिसीजन फोर्स मेथड से सर, फोर्स मेथड से सर। चॉइस आपको लेनी पड़ेगी, मतलब एक डिसीजन लेना होगा कि आपको फोर्स और टॉर्क वाला मेथड अच्छा लगता है कि ये एनर्जी वाला मेथड और डिफरेंशिएशन वाला अच्छा लगता है। फोर्स वाला है। फोर्स मेथड। जिससे भी करना चाहो दोनों से आंसर आएंगे। देखो बच्चा ये बताते जाओ, क्योंकि मैं टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट्स ना था तो अलाउ करते कोई भी। आप सिर्फ ये बताओ हमें, आप लोग आंसर देना, हम नहीं करेंगे इसको। अगर हम थीटा एंगल डिफ्लेक्ट करेंगे इस हिंज के अबाउट, तो ये पॉइंट जहां पर K2 वाला स्प्रिंग लगा है ये h डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट कितना डिस्प्लेस करेगा? एच थीटा साइन अप्रोक्सीमेट। थीटा। हाँ सर, एच थीटा। साइन थीटा। सर देखो एक्स, हाँ एक्चुअल में ना थीटा बहुत छोटा लेना पड़ेगा यहाँ पर, बहुत छोटा। यस सर, स्प्रिंग उठ जाएगी। हाँ, तो ये मैं डायग्राम तो बड़ा दिखाऊंगा, लेकिन आपके माइंड में एक पिक्चर बननी चाहिए कि यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम देने जा रहे हैं वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 3 डिग्री 4 डिग्री का है, सिर्फ 5 डिग्री मान लो। तो Yes. 3 4 5 डिग्री के एंगल पर ये बहुत बड़ा आर्क तो बन नहीं जाएगा। 5 डिग्री का आर्क बनाओगे तो वो लगभग स्ट्रेट लाइन बनेगी ऑलमोस्ट यहाँ पर। Yes, sir. तो ये कितना डिस्प्लेस होगा, मतलब ये K2 वाली स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो जाएगी। हम इस रॉड को हटा दे रहे हैं अभी, यहाँ से पहले वाली रॉड को हटा देते हैं थोड़ा सा डायग्राम क्लैरिटी के लिए। तो ये कुछ कंप्रेस हो जाएगा यहाँ पर, और आर्क लेंथ वाली थ्योरी के हिसाब से ये कंप्रेस हो चुका होगा बाय h इंटू थीटा, क्योंकि यहाँ पर जो ये पॉइंट था ना ये h डिस्टेंस पे था ये, और अगर आप थीटा एंगल डिफ्लेक्ट करते हो तो यहाँ पर एक आर्क बनेगा जिस आर्क की लेंथ लिख सकते हो h मल्टीप्लाइड बाय थीटा, और जितना आर्क बनेगा उतना ही ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा। ये बात सही है? यस सर, सही है। यस सर। So this spring is compressed by h into theta where theta is in radians. तो ये कंप्रेस स्प्रिंग एक फोर्स एक्सर्ट करेगी K2 मल्टीप्लाइड बाय h into थीटा का। Theta. अब नीचे वाली स्प्रिंग, ये स्प्रिंग पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से L डिस्टेंस पे थी, तो ये कितना आगे बनेगा, ये कितने आर्क से आगे जाएगा? एल थीटा। तो ये एलोंगेट हो गया, ये स्प्रिंग एलोंगेट कर गई। इस एलोंगेटेड स्प्रिंग की वजह से भी बैक साइड पर फोर्स आएगा जो कि K1 मल्टीप्लाइड बाई L थीटा होगा। ठीक है, यहाँ तक बोलो। यस sir. सर। और लास्ट में सेंटर ऑफ मास पर ग्रेविटी की फोर्स, एट सेंटर ऑफ मास फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, और वो कितना आगे गया होगा? सेंटर ऑफ मास जो कि ऊपर से L/2 डिस्टेंस पे होगा, तो वो कितना डिस्टेंस आगे शिफ्ट किया होगा यहाँ पर? ये डिस्टेंस कितना? L/थीटा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट पे तो आगे चला जाएगा। Yes, sir. अब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट टॉर्क लेते हैं, क्योंकि ये एंगुलर सिस्टम हो रहा है तो टॉर्क की बात की जाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप बताओ ग्रेविटी की वजह से क्या टॉर्क आएगा? mg L/2 थीटा। mg और L/2 थीटा। ठीक,
इस K2H, अच्छा ये टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। Clockwise. और हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा दिया हुआ है? हमने रॉड का एंगुलर एंटी डिस्प्लेसमेंट, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज Anti-clockwise. माइनस में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव साइन बन जाएगा, बाकी सब नेगेटिव बन जाएंगे। तो ये इसके आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे। K2H थीटा का टॉर्क कितना होगा? फोर्स हो गया। ये फोर्स Yes. इस पॉइंट से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है? एच। इनटू H। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये फोर्स का टॉर्क इसे हिंज के अबाउट। सर क्लॉकवाइज। Clockwise. क्लॉकवाइज। और नीचे वाले का एंटी ये भी क्लॉकवाइज Minus आएगा। KL Sorry. theta क्लॉकवाइज। into L. क्लॉकवाइज। ये आ गया, टोटल टॉर्क आ गया। यस सर। Yes, sir. डिवाइड करिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। टोटल टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रॉड है और एक्सिस उसके एंड पॉइंट से पास हो रही है। ml स्क्वायर L square by 3. 3 अल्फा आ गया। सारे माइनस को बाहर ले आओ और थीटा सब इसमें से कॉमन निकल जाएंगे। सिंप्लीफाइड कर रहे हैं इसको, तो ये प्लस ये एल स्क्वायर और थीटा बाहर आ जाएगा एक। क्या मेरा क्वेश्चन हो नहीं गया सॉल्व? अल्फा आ गया, थीटा आ गया, माइनस आ गया, जो बची हुई चीज। सर उसमें क्यों नहीं लिया फिर mg का इफेक्ट? एक मिनट यार, इसमें mg को लिया हुआ है, mg लेंगे ही क्वेश्चन में, बिना mg के आंसर आएगा ही नहीं आपका। बता रहे हैं एक इसको तो पहले डन करो। ये ठीक है ना? यस सर। बता रहे हैं आपको, सब कुछ कर रहे हैं। जिनके पास इरडो है वो प्रॉब्लम नंबर 44 के आंसर को देखें। प्रॉब्लम 44 के आंसर को जिनके पास है इरडो वो देख ले, ट्राई कर ले भाई। वेरीफाई कर दे कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर उसमें तो कंडीशन अलग है ना थोड़ी। उसमें H और L बराबर है, H इक्वल टू L है। और सर ये कंबाइंड स्टिफनेस दी है। कंबाइंड स्टिफनेस को हाँ तोड़ देंगे। सर। अबे आइडिया तो मिल जाएगा तुमको आंसर का। तुम क्या चाहते हो? Yes, पूरा sir. पूरा वो थोड़ी करा देंगे जो दिखा है किताब में। तो अपने आप जी, ही जी। तो बोलो। हाँ। ठीक है प्रणव जी, क्वेश्चन बता पाओगे क्या है? मेरे पास अभी है नहीं ना फाइल, तो मैं आप बता दो, मैं समझ जाऊंगा। सर हाँ सर बता रहा हूँ, एक सेकंड। डायमेंशंस देख के बता रहा हूँ सर, एक सेकंड। सर इसी रॉड पे नीचे एक मतलब रॉड का कैपिटल एम मास लिया हुआ है और क्या बोलते हैं इस पे सबसे बॉटम पे एक स्मॉल एम हैंग किया हुआ है। हाँ, एक सेकंड रुको, साथ मिल गई, फाइल मिल गई मेरे को। ठीक है। मिल गया यार। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है यार, एक रॉड है, इसको यहाँ पर सस्पेंडेड किया गया है और ऊपर एक स्प्रिंग यहाँ लगाई गई है K2 कांस्टेंट की। एक स्प्रिंग इधर कहीं लगा दी है इन्होंने K1 कांस्टेंट की, और यहाँ पर कुछ मास m लगा दिया है, स्मॉल m, और रॉड का भी मास है। जो रॉड है उसका भी अपना एक कैपिटल M मास है और एक लेंथ L है, स्मॉल l। और ये डिस्टेंस दे रखा है, ये वाला स्प्रिंग ऊपर से B डिस्टेंस पे है और ये वाला स्प्रिंग ऊपर से A डिस्टेंस पे है। ठीक, क्या करेंगे यार इसमें बताइए? फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलर क्वेश्चन ही है वैसे ये भी। यस सर, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड अप हो जाएगा
टॉर्क ऐड अप हो जाएगा, एक वो नीचे जो लटक रहा है मास। हाँ हाँ हाँ। प्रणव जी मुझे ऐसा लग रहा है ना प्रणव जी, या शायद इन्होंने, sir. आप सही बोल रहे हो, इन्होंने ग्रेविटी पर ध्यान नहीं दिया इस क्वेश्चन में। यस सर, देना तो चाहिए सर। वो आंसर में ग्रेविटी मिसिंग है, या तो इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ले लिया गया है या फिर ग्रेविटी को मिस कर गए हैं वो। सर बोला है क्या क्वेश्चन में कि वर्टिकल है कि नहीं? नहीं लिखा, उसमें लिखा है रॉड इज हैंग होगा तो हैंगिंग या सर वर्टिकल ही होगा तब तो सर, तब तो ग्रेविटी गलत कंसीडर आंसर होगा, है। ऑब्वियसली होगा, ग्रेविटी इसमें भी कंसीडर करेंगे, मतलब सॉल्यूशन इनकरेक्ट जी है। L/2 का टर्म आ जाएगा सर उसमें भी, और mgl नीचे वाले मास का। बाकी लोग अटेम्प्ट कर लेंगे इसको, मैं असाइनमेंट बाकी लोगों को भी भेज दूंगा। यस सर। ठीक है, बाकी लोग, मैं असाइनमेंट भेजूंगा, आप देख ले रहे हैं इसको। मैं अभी जैसे पिछले वाला किया ना वैसे ही है ये भी। सर हाँ सर अभी तक आपने जो क्वेश्चंस रिपीट किए उसमें जो स्मॉल वर्ड आ रहा था वो बस वो थीटा स्मॉल एंगल है वही बता रहा था ना? बिल्कुल, बार एंगुलर एसएसएम में ना बार बार आपका ये आएगा, एंगुलर एसएसएम के जितने क्वेश्चंस आएंगे उनमें थीटा का स्मॉल होना जरूरी है। यस सर, या फिर स्लाइटली बोलता है वो। हाँ, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे जाएंगे, स्लाइट, स्मॉल, है ना, इनकी जरूरत पड़ती है बच्चा, क्योंकि सर वो इनके बिना साइन फिर वाले आप अप्रोक्सीमेशन के लिए भी आता है और सब स्प्रिंग के लिए भी आता है ना, कि सर वो टेढ़ी ना हो जाए। स्प्रिंग, हाँ स्प्रिंग जो है वो मतलब रोटेट ना कर जाए कहीं, ये सब चीजों के लिए। ठीक, प्रॉब्लम नंबर 57 इरोडो, और ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको मैं सिर्फ ये रियलाइज कराना चाहता हूँ कि जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगाओगे तो तुमको समझ भी आएगा कि क्यों इरोडो एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। वो कंसेप्ट्स यहीं से लेते हैं वो। और अब तो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया भाई, मेंस वाले भी यही से उठाने लगे क्वेश्चन। पहले पब्लिक ये कहे कि यार इरोडो लगाना बेवकूफी है, लोग कहते हैं कि अब जेई का लेवल वो नहीं रह गया कि इरोडो लगाइए। हाँ सर कहते हैं। तो इरोडो का लेवल कौन सा बढ़ गया? वो तो आज भी वही है जो पहले था, उसमें साइंस ही तो पूछ रहे हैं, कौन सा टफ चीजें पूछी जा रही है। कहने वाला कौन है ये सुनना पहले, किसने कहा है ये भी देख लेना। सर मेरे चाचा हैं। सेलेक्ट हुआ आईटी में? हाँ सर, IIT दिल्ली। तो क्या बोले कि इरोडो न लगाओ? नहीं ये नहीं बोले, कह रहे बस लेवल की बात कर रहे थे कि लेवल वैसा नहीं रहेगा। आप ऐसा नहीं बच्चा, अभी भी नहीं, वो सर इसलिए कह वो रहे होंगे, लोग 12th में स्टार्ट करने को बोलते हैं एरोडो। नहीं नहीं, वो इसलिए भी कर रहे होंगे तो या तो फिर उनको अपने कोचिंग का मटेरियल इतना ज्यादा मिल गया होगा कि उसमें इरोडो के सारे क्वेश्चन वैसे ही कवर हो गए होंगे। यस सर। ये हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर टेस्ट सीरीज और कोचिंग के मटेरियल्स में ये सब कवर हो जाते हैं। इसमें ना क्वेश्चन में बताओ, इसका आंसर बताओ, आप लोग खुद ही करोगे। ये दो स्प्रिंग लगाई हैं, ऑब्जेक्ट सिलेंडर है ये सिलेंडर, इसके टॉप सॉलिड पॉइंट पर सॉलिड सिलेंडर के टॉप पॉइंट पर ये दो स्प्रिंग्स लगा दी गई हैं और ये स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस पर ऑसिलेट कर रहे हैं। स्मॉल ऑसिलेशन, लेकिन ये रोल करेगा, सिलेंडर रोल कर रहा है यहाँ पर। सर जिस सर्कल में ऑसिलेट करेगा सर वो सिलेंडर का रेडियस होगा ना उसका। भैया देखो, मैं क्वेश्चन सामने रख दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम दे दीजिए। हाँ ले लो आप टाइम, बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं क्वेश्चन सामने रख दे रहा हूँ। ये मैं 57 पढ़ लो जरा क्या है। सर पढ़ पा रहे हैं? जी सर। इसके नीचे देखो, ऊपर लिखा होगा अ सॉलिड, कुछ लिखा है यार, सॉलिड यूनिफॉर्म सिलेंडर। यस सर, ऑफ मास एंड परफॉर्म स्मॉल ऑसिलेशन ड्यू टू द स्मॉल एक्शन ऑफ ऑसिलेशन, पहली बात, स्मॉल ऑसिलेशन इज ए इंपॉर्टेंट टर्म। ड्यू टू
एक्शन ऑफ टू स्प्रिंग्स। टू स्प्रिंग्स जिनका कंबाइंड स्टिफनेस यानी उनका कंबाइंड कांस्टेंट इक्वल टू x। हाँ वो इनका अपना सिंबल है, वो रसिया वाले है ना ये लोग, रसिया वालों का सिंबल अलग होता है। फाइंड द पीरियड ऑफ दीज ऑसिलेशंस, फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। नीचे एक लाइन और लिखी हुई है, इन द एब्सेंस ऑफ स्लाइडिंग। तो स्लाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब रोल कर रहा है। मतलब ये लोग सीधी सीधी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। पर यही डिफिकल्ट कर देता है इसको, लैंग्वेज। हाँ सर, अभी लास्ट में सर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज बता दीजिएगा। बता देंगे जी, इसको तो करो, इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट तो करो, ट्राई तो करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब ये जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मैं ईयर भी बता सकता हूँ, ये एग्जैक्ट तो नहीं बट 2006 या 2008 में है इसका। कंप्रीहेंशन टाइप में आया था शायद। हाँ कॉम्प्रिहेंशन में, राइट। आता रहता है बच्चा, बहुत आते हैं क्वेश्चंस, मैं बता रहा हूँ। और फिर मैं तो देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, मेरे लिए तो जेई का मतलब भाई टॉप रैंक भाई, डबल डिजिट सिंगल डिजिट आए, 1000 के अंदर आए तो कोई मतलब है, उसके लिए बहुत जरूरी है ये। तो क्या निकालना था एक्चुअली, क्वेश्चन है नहीं मेरे पास अभी। टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड कि अगर ये स्मॉल 2 एंगल पाई स्मॉल ऑसिलेशंस करे so 2 तो पाई रूट अंडर 3m by 16 के है। 3m by 16k, राइट। 2 पाई रूट ऑफ 3m by 16k, ठीक है। इनकी बुक में शायद 16k नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने जो स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है ना बुक में, वो दोनों का कंबाइंड करके दे रखा है, तो इनके में हो सकता है 16 की जगह 8 आ रहा हो। लॉजिक क्या है इसका? सर एक सेकंड सर, क्वेश्चन नंबर बता सकते हैं वापस से? अच्छा 57 है, ठीक ठीक। तुम लोग कह रहे हो बुक नहीं है, मुझे याद है मैंने इसका पीडीएफ भी तुम लोग को भेजा था यार, फिर से भेज देंगे, तुम लोग रखते ही नहीं है सब चीजें। सर मेरा तो आंसर 2 पाई रूट 3m by 4k आ रहा है। मतलब मेरे हिसाब मतलब 4k इस दोनों के अलग अलग लेकर के ना, या बुक के हिसाब से बता रहे हो आप? क्योंकि बुक में दोनों का के अलग अलग नहीं दे रखा ना। सर क्या? नहीं सर, मैंने तो जो आपने क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करके बता रही हूँ। इसको मतलब ठीक है, तो 3m क्या आ रहा है? 2 पाई रूट ऑफ 3m by 4k, और इधर इनका 16 आ रहा है आंसर में। बाकी लोग भी कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे? सर मैंने तो इसे एनर्जी से किया था। हाँ कोई बात नहीं, एनर्जी से कर लो, फोर्स से कर लो, जिससे मर्जी। चॉइस अपनी है ना, जिससे मर्जी करना चाहो कर लो। देखो जी, अगर ये सिलेंडर हम ये मान लें कि x डिस्टेंस आगे गया, तो साथ में सर कुछ रोटेट भी तो किया होगा। रोल करके जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यस लिखा सर, है स्लाइड। तो अब चूंकि स्मॉल ऑसिलेशन है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो लगभग x प्लस जितना वो एंगल के थ्रू हुआ होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो सर x प्लस आर थीटा लगभग मान सकते हैं सीधी की तरफ। हाँ और प्योर रोल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली x आर थीटा बराबर ही है, बिल्कुल। तो 2x हो जाएगा सर वो हर एक स्प्रिंग का कंप्रेशन या एलोंगेशन जो भी बात करें हम। हाँ बिल्कुल। तो फ्रिक्शन का कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मान लेते हैं, क्योंकि हमको मालूम है नहीं, रोलिंग में हम यही करते थे। तो सर 4kx मतलब 2kx तो एक स्प्रिंग लगाएगा फोर्स,
क्योंकि 2x एक में elongation है, तो 4kx कंबाइंड हो गया, तो 4kx, और हम मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट है दोनों स्प्रिंग की वजह से उसी के अलोंग फ्रिक्शन है, तो 4kx प्लस फ्रिक्शन फोर्स आपका हो गया MACM। ओके ठीक है। ये सर, और टॉर्क की इक्वेशन जब लिखेंगे तो 4kx into r रेडियस ऑफ द सिलेंडर माइनस फ्रिक्शन फोर्स into r इज इक्वल टू ma/2। ठीक है, सर दोनों को सॉल्व करके यही आ रहा है 2π√3m/16 के। सही है, सही है, सही है। बाकी लोग को बताएं, ये रोलिंग का कंसेप्ट लगाना होगा तुमको कि जब कोई बॉडी रोल करती है उसमें वेलोसिटी v और ओमेगा हो और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो, v इक्वल टू r ओमेगा। तो मुझे शायद कितने लोग को ये बात याद है कि नहीं याद है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को मिला करके v प्लस r ओमेगा विच इज रफली मतलब विच इज 2v। अब ये पॉइंट कितने लोग के माइंड में है इस टाइम पर, तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। और जिसका मैंने कई बार आपको क्लियर एविडेंस भी दिया हुआ है, करके भी बताया हुआ है कि अगर आप फिंगर को इसके ऊपर रखोगे और रोल करोगे तो जितना सिलेंडर रोल करेगा आपका फिंगर ज्यादा आगे बढ़ जाता है। ये सर वो बाईसाइकिल के टायर के फोटो का एग्जांपल दिखाया था, नीचे फोटो वाले का भी पॉइंट का एग्जाम्पल सर क्लियर ऊपर ज्यादा फोटो आता ब्लर है। था, नीचे कम था, क्योंकि ऊपर नहीं तो बच्चा सबसे अब तो सामने करके दिखा रहा हूँ। अब देखो ना, ये मार्कर जितना चलेगा रोल करके हमारी फिंगर इससे बहुत तेज चलती है, फिंगर आगे निकल जाती है क्योंकि फिंगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर है और टॉप मोस्ट पॉइंट डबल स्पीड पर भागता है। तो अगर सेंटर पॉइंट x डिस्टेंस आगे बढ़ेगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट 2x डिस्टेंस आगे जाएगा, यानी ये स्प्रिंग 2x से कंप्रेस होगी, ये स्प्रिंग 2x से एलोंगेट करेगी। और जैसे अभी इन्होंने फोर्स मेथड से किया है उससे भी कर सकते हो। एक बार हम लोग एक बार और एनर्जी मेथड देख लेते हैं। ये 2x अगर कंप्रेस होगा तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी हाफ के 2x स्क्वायर, और इधर भी एनर्जी स्टोर होगी, तो इसको 2 टाइम्स कर दे प्लस इसकी रोल करने की काइनेटिक एनर्जी हाफ, सिलेंडर है ये, पहले तो ट्रांसलेटरी हाफ mv² एंड प्लस रोटेशनल हाफ I, सिलेंडर के केस में mr²/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा को v/r, एंड दिस इज कांस्टेंट। सीधा सा एक लाइन में। ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा यार कि कब एनर्जी कब फोर्स। क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत सिंपल टाइप का है तो एनर्जी से कर लीजिए, डिफरेंशिएट करते हैं क्या बनेगा टर्म। सर कुछ क्वेश्चंस तो सिर्फ एनर्जी से करने में ही आसान लगते हैं सर, वो जैसे एक देखो, आपने देखा होगा सर, वो जिसमें स्प्रिंग का भी मास होता है, एक क्वेश्चन आया होगा हाँ जेई हाँ में हाँ, आया था। उसमें भी आएगा, हाँ उसमें भी आता है। अरे बहुत वेरिएशन है इसके अंदर, बता तो रहे SHM में इतना वेरिएशन है। बोलो क्या आएगा यार यहाँ पर, हाफ के 2x स्क्वायर, और बाहर भी 2 है तो 2 और 2 कैंसिल, 4kx स्क्वायर। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या बन जाएगा ये, 4kx स्क्वायर डिफरेंशिएट कर दें अगर 8kxv, और ये दोनों मिल करके 3/4 mv² बनेंगे, 3/4 mv², और v² को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2v और dv/dt इक्वल टू 0। v कैंसिल होना भी चाहिए था। a इक्वल टू माइनस 16k/3m इंटू x। ये चीज आ गई ओमेगा ऑसिलेशन का स्क्वायर। आगे कर लेंगे इसके आगे टाइम पे। आर डिवाइड नहीं करेंगे सर? काहे अच्छा के लिए? नहीं, सॉरी सर, सॉरी।
एंगुलर एसिस्टम थोड़ी हो रहा है ये। हाँ तो सर। उसने अल्फा की बात कर गया होगा गलती से। वही मैं कह रहा हूँ, ये तो लीनियर एसिस्टम है, सेंटर ऑफ मास तो लीनियर मोशन करेगा यहाँ पर। हाँ हाँ सर। ठीक है जय विज्ञान जी, सही है। अब यहाँ ज्यादा आसान लग रहा है एनर्जी मेथड। ये प्रैक्टिस पे आएगा यार, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके। सर ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि ऑप्शन है एनर्जी का भी? नहीं, दोनों ही होते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो नहीं होगा। दोनों मेथड हर क्वेश्चन में काम करेंगे, कोई ऐसा सिंगल प्रॉब्लम नहीं है जहां पर मेथड वर्क ना करे। ओके सर। तो ये तो देखो मेरा यार, इसको ना कोई बता नहीं पाएगा एक्चुअल में क्या होता है। हर स्टूडेंट की अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, किसी का मैथमेटिकल पार्ट स्ट्रांग है, किसी का मैथमेटिकल पार्ट वीक है। तो मेरे कह देने से नहीं हो पाएगा, मैं कहने को बोल दूंगा आपको कि भाई आप ये कर लो, टेम्परली तुम्हें सुन के भी अच्छा लग जाएगा, लेकिन जब उसको खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी। भाई हो सकता है आपको डिफरेंशिएशन बहुत टफ लगता हो, तो आपके लिए एनर्जी मेथड बिल्कुल बेकार है ना? समझ पाए कि नहीं समझ पाए इसको? यस सर। तो कोई आप बट एक मोटा मोटा आइडिया ये दे सकता हूं कि जहां रोटेशन वगैरह लग जाए, आपको जहां लग जाए कि रोटेशनल मोशन चीजें जैसी चीजें आ गई हैं, तो प्रेफरेबली एनर्जी मेथड थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि रोटेशन वगैरह में टॉर्क वगैरह से तो एनर्जी फिर भी आसान है। यस सर, वहाँ फ्रिक्शन एलिमिनेट हो जाता है फिर। फ्रिक्शन वगैरह तो एक मोटा मोटा आइडिया है कि यार ठीक है इसमें एनर्जी से कर लेंगे, बाकी जगहों पर तो वैसे चल ही रहा था मेरा क्वेश्चन। बट इसको जनरलाइजेशन नहीं करा पाओगे मुझसे, मतलब अगर आप ये सुनना चाह रहे हो कि मैं कुछ ऐसा बोल दूं, मैं बोलूंगा तो नहीं। एक और एंगुलर एसएचएम में आता है विच इज कॉल्ड फिजिकल पेंडुलम। ये क्या चीज होती है? एक सिंपल पेंडुलम पढ़ते हो, एक फिजिकल पेंडुलम, ये क्या है? सर जैसे वो रॉड को ऑसिलेट करा रहे थे वही एक तरह से है। ये ऑसिलेशन करा रहे हैं आपके सामने, क्या क्या चीज ऑसिलेट हो रही है? रिजिड बॉडी। बाकी लोग को दिख रहा है यार क्या ऑसिलेट कर रहा है ये? यस सर। क्या है ये? सर पूरी की पूरी बॉडी हो रही है, बैट हो रहा है। तो कोई एक ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी किसी पॉइंट सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो करे, ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करे, द कंप्लीट रिजिड बॉडी इज ऑसिलेटिंग अबाउट सम पॉइंट, इसको बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम। मतलब ऑसिलेशन ऑफ रिजिड बॉडी, और वो भी लैमिनर 2D बॉडी, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो वो रेगुलर भी हो सकता है, इररेगुलर भी हो सकता है। तो मैं कैसा भी एक रैंडम सा डायग्राम बना दे रहा हूँ, कोई भी एक रैंडम सा ऑब्जेक्ट जिसको किसी पॉइंट पर हिंज किया गया है, H फॉर द हिंज, H फॉर हिंज, और उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास पॉइंट ऑफ हिंज से d डिस्टेंस पर है। हिंज और सेंटर ऑफ मास के बीच में d डिस्टेंस। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दूं, अगर ये ऑब्जेक्ट थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया जाए टुवर्ड्स राइट साइड या फिर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, क्योंकि ये जो कंडीशन है वर्टिकल, जिसमें सेंटर ऑफ मास पॉइंट ऑफ हिंज के बिल्कुल नीचे है, ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाएगी, इक्विलिब्रियम प्लेस। ये वैसा ही है जैसे सिंपल पेंडुलम में था। नेचुरल सी बात है यार, थीटा एंगल जब आगे लेकर के जाएंगे तो पॉइंट ऑफ हिंज तो यहीं रह जाएगा, बिकॉज वो एक स्टेशनरी पॉइंट है।
सेंटर ऑफ मास जो कि पहले उससे डी डिस्टेंस बिल्कुल नीचे था वो शिफ्ट कर जाएगा, थीटा एंगल पर शिफ्ट कर जाएगा वो, और सेंटर ऑफ मास अगर थीटा एंगल आगे शिफ्ट कर जाएगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट ऑफ हिंज के अबाउट कोई एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा। mg की वजह से हिंज के अबाउट एक टॉर्क आएगा, जो कि आप इससे निकाल सकते हो। अगर ये d डिस्टेंस है यहाँ पर और ये mg है और ये थीटा एंगल है, तो टॉर्क बाय द फोर्स mg अबाउट दिस हिंज पॉइंट, mg मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस d sin theta. d sin थीटा, यस सर। और उसको स्मॉल एंगल के लिए मैं डायरेक्ट थीटा भी लिख रहा हूँ। यस सर। फॉर स्मॉल एंगल मैंने पहले ही थीटा लिख दिया है, एक्चुअली यहाँ साइन थीटा आएगा। बट स्मॉल एंगल करेंगे तो थीटा। थीटा। और किधर आएगा टॉर्क बताना है, mg का टॉर्क इस Clockwise. क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है तो माइनस भी आएगा, सो दिस इज आवर टॉर्क। खत्म हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड कर लीजिए तो अल्फा इक्वल टू माइनस mgd डिवाइडेड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू थीटा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस के अबाउट? सर हिंज से पास होता है। हिंज वाले के अबाउट। और ये चीज फिर क्या बन गई? W ऑसिलेशन का ओमेगा ऑसिलेशन स्क्वायर। ओमेगा ऑसिलेशन का स्क्वायर। तो इससे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या बना फिर? 2 pi under root IH upon MGD upon omega oscillation, which will be 2 pi root of I about the hinge point and divided by mgd। बस ये एक सिंगल सा फॉर्मूला है फिजिकल पेंडुलम्स के लिए। फिजिकल पेंडुलम का मतलब होता है कोई रिजिड बॉडी। जो रॉड ऑसिलेट करवाई थी वो भी तो यही चीज थी ना? हाँ हाँ, रॉड वाला भी यही है, ऑसिलेशन। कोई भी रिजिड बॉडी मतलब। लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि इसमें ना दो कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं। एक कंसेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, दूसरा कंसेप्ट है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का। इन दोनों को लेकर के कभी कभी क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छे बन जाते हैं इसमें। पहले तो मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। HCV तो है ना आपके पास? जी सर। HCV तो है जी। क्वेश्चन 48 बहुत क्विकली देखो आप, क्वेश्चन नंबर 48। इसके पार्ट ए में क्या चीज ऑसिलेट कर रही है? मीटर स्टिक। मीटर स्टिक मतलब क्या हुआ? 1 मीटर की रॉड। रॉड मान। और कहां से सस्पेंडेड है वो? 20 सेंटीमीटर पे। मीटर स्टिक मतलब 1 मीटर की रॉड है, सस्पेंडेड कहां पर है वो? ऊपर से 20 सेंटीमीटर मार्क। तो वो हिंज हो गया इसका, हिंज। ऊपर से 20 सेंटीमीटर पे, ऊपर से 20 सेंटीमीटर पे हिंज है, यानी कि 0.2 मीटर पे। और मीटर स्टिक है यानी कि पूरी लेंथ इसकी 1 मीटर है। तो इसमें यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे टाइम पीरियड का, 2 पाई रूट। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हिंज के अबाउट, सेंटर के अबाउट तो पता है आपको कि सेंटर के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m l स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस लगाना पड़ेगा आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सेंटर से ये हिंज कितनी डिस्टेंस पे हुआ? 0.3। तो m इंटू 0.3 का स्क्वायर, ये बन गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज डिवाइडेड बाय मास इंटू g और d, विच मींस हिंज और सेंटर ऑफ मास के बीच का सेपरेशन। 0.3।
हिंज और सेंटर ऑफ मास के बीच 0.3 मीटर का सेपरेशन है। बस ये काम करना है, मतलब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है। पहला टॉपिक ऐसा है जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है। ए पार्ट में ऐसे ही 2-3 पार्ट्स और है उसमें, बी उसमें बस रॉड ऑब्जेक्ट बदल दिया, ऑब्जेक्ट मीटर स्टिक की बजाय कुछ और ले रखा है। क्या है वो? सर रिंग। रिंग लिए रिंग है। फिर तीसरे वाले में स्क्वायर प्लेट है, चौथे वाले में डिस्क है। तो ये चारों जब कर लोगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फॉर्मूले की प्रैक्टिस। और इसके ऊपर वो जो मैडम है जिनका ईयर रिंग ऑसिलेट कर रहा है? यस सर। जस्ट ऊपर जो भारतीय नारी है, दिख रही है नहीं दिख रही है? यस सर। नमस्ते करो उनको। जी सर। हाँ, नमस्ते करो उनको। और उनकी ईयर रिंग का टाइम पीरियड निकालना है ऑसिलेट करने का। ये हंस रही है कि रो रही है समझ नहीं आ रहा भगवान। तुम लोग को समझ आ रहा है? सीरियस गंभीर। सर फिजिक्स की बुक में तो नहीं होंगी। फिजिक्स की बुक में हंस तो सकती नहीं, ये बात सही है। इधर के क्वेश्चन वाकई अच्छे बच्चे, बता रहा हूँ आपको। 50th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ये भी कंसेप्चुअली अच्छा है, मतलब ये इसलिए बोल रहा हूँ कि इन पर कंपटीशन वालों की नजर रहती है। इनको आप टैग कर लो। इनको टैग करने का मतलब होता है कि इनको फ्यूचर में भी पढ़ना होगा, आपको बार बार रिवाइज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या खास बात है देखो। क्वेश्चन नंबर 50 में खास बात क्या है, देखो क्या पूछा गया है। मिनिमम टाइम पीरियड। राइट, तो यही इसकी खासियत है कि एक डिस्क और ऑब्जेक्ट क्या ले रहे हैं उसमें, ऑब्जेक्ट डिस्क दिए। डिस्क। तो ये कैसे हो सकता है भाई, एक डिस्क का मिनिमम टाइम पीरियड कब आ सकता है ऑसिलेट करने का? क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। और इसको टैग जरूर करना है, मतलब फ्यूचर में इस क्वेश्चन को करना होगा आपको। मैथमेटिकली हो जाएगा सर। तो मैथमेटिकली करना, और कौन सा है? नहीं सर, मतलब लॉजिकल रीजन नहीं पता एक्चुअल सर क्या होगा कि कहाँ पे होगा तो मिनिमम आएगा। अबे तो मैक्सिमम मिनिमा लॉजिकल होता ही नहीं है, मैक्सिमम मिनिमा मैथमेटिकली होता है। यस सर। थोड़ा देर रुक जाइएगा सर। हाँ बिल्कुल भैया, हमें भी अच्छा लगता है, अपने को बोलते हो तो बैठने को मिलता है। तो पहले पूरी क्लास बोला करे कि आप बैठे रहो, हम लोग कर लेंगे। खत्म ही हो गया भाई टॉपिक। इसके बाद है ना आपका थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए हैं, टॉर्सनल पेंडुलम और एक एसएचएम का कॉम्बिनेशन, बट वो फालतू के टॉपिक्स हैं। और जो लास्ट में डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन दिया है और कराएंगे, रेजोनेंस वाला। मतलब मैं मेरा मेजर पोर्शन कवर कर लिया है। अब थोड़ा बहुत जो रह गया वो मिसलिनियस टाइप को तो चलेगा, होगा, ऐसा नहीं, मना नहीं कर रहे। सर डैम्प्ड ऑसिलेशन का सवाल एडवांस में अभी तक एक भी बार नहीं आया है। एडवांस में है ही नहीं वो, एडवांस का यस सिलेबस सर, आज का मेंस आज। में आया है बहुत ज्यादा। तो मेंस का तो सिलेबस ही उल्टा सीधा है ना यार। मेंस तो इतना फालतू फालतू क्वेश्चन पूछते हैं, क्या कहा जाए, उनमें टॉपिक ऐसे है।
हो गया सर। सर हाँ x जी की वैल्यू r/√2r। ठीक है यस सर। ठीक है। क्या किया होगा देखो, बाकी लोग को बताते हैं आपको। ये जो डिस्क है ना, हम लोग ये मानेंगे कि जो हिंज है वो इससे कुछ x डिस्टेंस पे है। यही माना होगा आपने कि हिंज इससे x डिस्टेंस पे मान ले। यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाया होगा। यस सर। तो मैं ना टाइम पीरियड को लिख रहा हूँ 2 पाई, मैं क्या आप भी यही लिखोगे यार, I about hinge will be I about center of mass, और x क्यों माने, d ही माने ना। I about hinge लिखने के लिए लगाएंगे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो I about center of mass प्लस m into d स्क्वायर और डिवाइडेड बाय mgd। क्या ये सही लिखा है मैंने? यस सर। है ना, I ऑफ हिंज को पैरेलल एक्सिस थ्योरम से रिप्लेस किया जा रहा है। इट इज I about center of mass प्लस m into d स्क्वायर। सही है? यस सर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ टाइम पीरियड क्या करना है? सर इसको डिफरेंशिएट मिनिमम। करेंगे, मिनिमा नहीं, निकालेंगे। डिफरेंशिएशन आप कर लो, डिफरेंशिएशन की जरूरत हमारे लिए नहीं है वैसे। वो मतलब डिफरेंशिएशन से भी आ जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, वो भी एक अप्रोच है, क्योंकि हमें यस ना सर। ये वाली थ्योरम बड़ी पसंद है। सर AMGM वाली। हाँ, हाँ सर AMGM भी लग जाएगा। a प्लस बी इज मोर देन इक्वल टू 2 रूट ab, मतलब मेरे को ये थ्योरम बड़ी पसंद आती है। यस सर, वही वैसे ही क्या है, DD कट जाएगा, उसमें फायदा रहता है। मतलब a प्लस बी की जो मिनिमम वैल्यू होती है, इट इज मिनिमम फॉर a इक्वल टू b। ये AMGM प्रॉपर्टीज पे मेरे को ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब क्योंकि डिफरेंशिएशन से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अगर मुझे ये मिनिमम करना है तो ये टर्म मेरे लिए a हो गया और ये टर्म मेरे लिए b हो गया। a और b बराबर कर दो आप, a इक्वल टू b करते ही टाइम पीरियड की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ये तो तुम में से सभी लोगों ने पढ़ा होगा। यस सर पढ़ा है सर। अब तो पढ़ लिया होगा, अब तो मैथ काफी ज्यादा कवर हो चुकी है, तो अब तो ये सब टॉपिक कवर हो ही चुका होगा, और सब मतलब सीरीज एंड प्रोग्रेशन वाला टॉपिक। यस सर। यस सर। तो निकाल दो, a इक्वल टू b कर दो, जस्ट पुट a इक्वल टू b, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d। पुट a इक्वल टू b, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d। और बड़ी मजे की बात है, वो d कितना आएगा? R/√2। जो वो d आएगा ना, वो आएगा रूट ऑफ I सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय m। a इक्वल टू b करके नहीं आएगा? यस सर। और इसको रोटेशनल मैकेनिक्स में कुछ नाम दिया हुआ है, रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन। जी हाँ। तो ये वही पॉइंट होता है जहां पर ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मिनिमम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। ये जानते हो, जो आप जिसको आप क्वेश्चंस देखते हो ना, ये क्वेश्चंस नहीं है, ये एक्चुअल में डेवलपमेंट है ऑसिलेशन चैप्टर की। ये सब एक एक करके एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, पास्ट के एक्सपेरिमेंट से जो आज क्वेश्चन के फॉर्म में हमारे सामने। और इसके ऊपर वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, 49 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये दो किताबें तुम्हारी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर देंगे, बोल रहा हूं आपको। HCB जिन्होंने एक एक पॉइंट कवर कर रखा है, और इरडो जिन्होंने एडवांस लेवल उठा रखा है, बस। फोर्टी नाइन्थ में क्या पूछा है, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? यस सर। क्या?
सर जो रॉड का टाइम पीरियड है मतलब पेंडुलम की लेंथ ऐसी निकालनी है कि सर उसका टाइम पीरियड इक्वल हो रॉड वाले से। हाँ 49th में कह रहे हैं कि कोई एक रॉड है, एक रॉड, और वो अपने एंड पॉइंट पर सस्पेंडेड है, बिल्कुल एंड पॉइंट पर, और अपने हिसाब से ये भाई साहब ऑसिलेट कर रहे हैं, अपने हिसाब से टू एंड फ्रो चल रहा है इनका। और इनके बगल में, मतलब ये एल लेंथ है, तो इनके बगल में एक सिंपल पेंडुलम भी आ गया, इनके बगल में एक सिंपल पेंडुलम भी आया, और वो भी कह रहा है कि मैं भी ऑसिलेट करूंगा। तो रॉड और इनके बगल में सिंपल पेंडुलम आ गया, और दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं सेम टाइम पीरियड पर। जितने टाइम पीरियड पर ये ऑसिलेट कर रहा है, उतने ही टाइम पीरियड पर ये भी ऑसिलेट कर रहा है। तो क्या सिंपल पेंडुलम उतनी ही लेंथ का होगा जितनी लेंथ का रॉड है, या कुछ अलग लेंथ का होगा? ये तो 2/3 होगा। कुछ अलग होगा। हाँ यस सर, दोनों तो के टाइम पीरियड को इक्वेट कर देंगे। हाँ, इसी को हम कहते हैं एल इफेक्टिव, नोन एज इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, जिसका मतलब ये होता है कि इफ अ रिजिड बॉडी oscillates with certain time period, then what should be the length of a simple pendulum which also oscillates with the same time period? रॉड के टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस हिंज, जो कि उसका एंड पॉइंट है, ml²/3 डिवाइडेड बाय mgd। d मतलब सेंटर ऑफ मास और हिंज के बीच का डिस्टेंस। एंड सिंपल पेंडुलम विल ऑसिलेट विथ अ टाइम पीरियड ऑफ 2π√of L इफेक्टिव डिवाइडेड बाय g। 12/3 है क्या आंसर? बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। और अगर ये दोनों टाइम पीरियड सेम कर दो आप, L इफेक्टिव आ जाएगा। इसको बोला जाता है, क्वेश्चन में ऐसे भी बोलते हैं, फाइंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। मतलब क्या? फाइंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम का मतलब ये कि कितनी लेंथ का सिंपल पेंडुलम लोगे आप जिसका टाइम पीरियड इस रिजिड बॉडी के टाइम पीरियड से मैच करता होगा। इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो जब कभी भी सिंपल पेंडुलम मेंशन्ड है तो हम बॉब को एज अ पार्टिकल ही मान के चलेंगे। बाय डिफॉल्ट तो यही मानेंगे कि वो पार्टिकल है। सिंपल पेंडुलम के आगे कुछ नहीं लिखा है, लावारिस है वो, तो 2π√L/g। आंसर लास्ट क्वेश्चन में जो वो रेडियस ऑफ गायरेशन वाला आया था, वो हर ऑब्जेक्ट में जब हम उसको उसके रेडियस ऑफ गायरेशन के अबाउट हिंज करेंगे तो मिनिमम टाइम पीरियड आएगा। बिल्कुल, हाँ वो भी है, वो जनरलाइज है। ओके। तो देखो बच्चा लोग, यहाँ तक ऑसिलेशन का सारा टॉपिक मतलब खत्म हो गया। मेजर पोर्शन मतलब जे एडवांस का सिलेबस हो गया। अभी आप HCV में क्वेश्चन 52 मतलब 52 तक सारा कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 52 तक का सारा किया जा सकता है। मतलब खाली ये 53, 54, 55, 6, 7, 8 आखिरी के 6-7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बाकी टॉपिक पूरा हो चुका है। सर हाँ सर HCV में 52 तक आपने बोला, तो उसके पहले जितने अच्छे क्वेश्चन है वो मार्क करवा सकते हैं आप, मतलब जो इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आप नोट कर लो। क्वेश्चन 31 और 28 शायद मैं पहले बता चुका हूं। मैं इंपॉर्टेंट वाले पूछो ना आप, तो कहाँ पे गया यार? 31 इरिडो में भी है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 31 इरिडो में भी है। इरिडो में 28 थे ये। क्वेश्चन नंबर 30, 28, 41 एंड 42, 41, 42,
और बाकी मैं करा चुका हूँ, बाकी सब ऑलरेडी बता चुके हैं यार। अभी आप इतना ही करो, है ना बच्चा, बाकी सब ऑलरेडी करा चुके हो पहले ही पिछली क्लासेस में। पिछले क्लासेस में आपको कुछ सॉल्ड एग्जांपल करने को भी कहा था मैंने, पता नहीं तुम लोगों ने किए नहीं किए। यस सर। तो वो सब है, अगर डन है इसके बाद। और अगर आप इरडो भी यूज करना चाहते हो तो उसका भी सुन लो। मतलब अभी आपको कौन कौन से क्वेश्चन कर लेने चाहिए अभी, मतलब जिसको आप कर सकते हो। 28 30 30 31 32 34 और ये 40 क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 53 और 5 क्वेश्चन नंबर 55। और क्वेश्चन 49 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। और 52 एक और ऐड कर रहे हैं 52। ये दूसरे, इसका रीजन कुछ और है ऐड करने का। 52 जो है ना, उसका रीजन कुछ और है मेरा। बस इतना अगर आप करोगे तो ठीक लगेगा, मतलब काफी हद तक प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। और अगर चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हो, अगर आपको चैलेंज पसंद है तो क्वेश्चन 61 भी ट्राई कर सकते हो। 61 बट तभी करना जब आपका मतलब फिजिक्स में वाकई इंटरेस्ट हो, तब, अदरवाइज ना करना।